हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में। इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या होता है? जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है यानी इंडोमेट्रियम, उसका कैंसर वो डेवलप होता है फ्रॉम द हाइपरप्लास्टिक कंडीशन यानी इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से। हाइपरप्लेजिया एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, वो भी एक हाइपरस्टोनिक स्टेट होती है और इंडोमेट्रियल कैंसर भी एक हाइपरस्टोनिक स्टेट होती है। तो हाइपरस्टोनिक स्टेट यानी क्या? जब हमारे बॉडी में एक तो ईस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा है नॉर्मल से, या उसका एक्सपोजर टू द इंडोमेट्रियम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तब एक हाइपरस्टोनिक स्टेट होती है और वो हेल्प करती है इन कॉज ऑफ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? जो जो फैक्टर्स में ईस्ट्रोजन की लेवल या तो ज़्यादा होगी या वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर होगा, वही कॉज करेंगे दोस्तों, वही रिस्क फैक्टर होंगे इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। तो पहला है डायरेक्टली एक्सेसिव इंस्ट्रोजन या इंक्रीज ओवुलेशन। डायरेक्टली एस्ट्रोजन ज़्यादा है और ओवुलेशन में ज़्यादा हो रहा है, तो एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा होगी। सेकंड है दोस्तों फैमिलियल हिस्ट्री। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जेनेटिक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कॉज करने के लिए। तो एक सेकंड होता है फैमिली हिस्ट्री। थर्ड है हाइपरटेंशन। फोर्थ है ओबेसिटी। एंड लास्ट है यहाँ पर देख सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये तीनों भी दोस्तों हमने मेडिसिन में पढ़ा होगा कि वहाँ पर वो हर एक डिसीज में आते हैं, लेकिन इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है जहाँ पर ये तीनों एक साथ आते हैं, जिसे कि हम कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम कहते हैं। जब हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस एक ही साथ एक रिस्क फैक्टर के तौर पर आते हैं ये इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के, वहाँ पर उसे हम दोस्तों कहते हैं कि कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट दोस्तों रिस्क फैक्टर लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो रही है लेट, तो उस टाइम में भी ज़्यादा एक्सपोजर होगा लेडी को ईस्ट्रोजन का। और अर्ली मेनार्की, जब अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो बहुत अर्ली एज से फीमेल के एंडोमेट्रियम को ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर अर्ली स्टार्ट होगा। फिर आता दोस्तों अटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जैसे मैंने आपको पहले पता है कि हाइपरप्लेजिया यानी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है इंडोमेट्रियम की, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है फिर ट्रांसफॉर्म और डेवलपमेंट के लिए इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। और अटिपिया यानी ऐसी कंडीशन जिसमें कि क्या होता है, जो कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ जाता है, और वो जब हाइपरप्लेजिया के साथ हो तब वो एक हाई रिस्क फैक्टर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है डायरेक्टली अनअपोज ईस्ट्रोजन। अनअपोज ईस्ट्रोजन कहाँ का होता है? पीसीओएस में या ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स में, काके की ओवरी के, जिसे कि हम ग्रैनुलर सेल ट्यूमर्स कहते हैं। उसमें भी ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन डायरेक्टली ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम उसको एक्शन ईस्ट्रोजन की ज़्यादा होती है। फिर आता है नली पैरिटी, यानी ऐसी ह्यूमन जिसको कि कोई लड़का सॉरी कोई भी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसे हम नली पैरिटी कहते हैं। तो प्रेग्नेंट वो पूरे लाइफ टाइम में नहीं होगी, तो जो उसका पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग का और प्रेगनेंसी का, जो कि ईस्ट्रोजन फ्री होता है इंडोमेट्रियम के लिए, वो नहीं होगा और उसके कारण रिस्क बढ़ेगी इंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा होने की। फिर आता है टाइमोग्लोबिन थेरेपी, जो कि एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर आता है एचआरटी लास्ट में। एचआरटी यानी एचआरटी तभी रिस्क फैक्टर है जब हम एस्ट्रोजन देते डायरेक्टली जब उस फीमेल का जो यूट्रस है वो इंटैक्ट है। जब हम वनली एस्ट्रोजन देते हैं विदाउट प्रोजेस्टेरॉन, जबकि उसका एक जो यूट्रस है वो इंटैक्ट है, तब वो एक रिस्क फैक्टर है इंडोमेट्रियल कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन दोस्तों हम इंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम जब ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तब वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। तो इसीलिए एचआरटी को दोस्तों एक टू वे शॉर्ट कहा जाता है। जब हम अकेले ईस्ट्रोजन दे तो भी प्रॉब्लम है, जब हम साथ में दें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन तभी प्रॉब्लम है। फिर हमने पहले देखा ये कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम क्या होता है, यानी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस तीनों एक साथ हो तो जो चांसेस है इंडोमेट्रियल कैंसर होने के वो बढ़ जाते हैं। तो सारे इस फैक्टर्स दोस्तों ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है जो आप सारे लिख सकते हैं कहाँ पर भी, जो कि एक फैमिली हैज ऑल डन एक ट्रिक है जो आप ध्यान में रख के पूरे इस फैक्टर्स याद कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली यानी फैमिली हिस्ट्री, एच हैज इज हाइपरटेंशन, ओ इज ओबेसिटी, एल इज लेट मेनोपॉज, डी इज डायबिटीज मेलाइटस, ए इज अटिपिकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यू इज अनअपोज ईस्ट्रोजन, एन इज नलिपेरिटी, एंड टी इज टाइमोक्सिमेन थेरेपी एंड एचआरटी, उसमें टी आता है। ओके, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। अब मैंने आपको फैमिली हिस्ट्री उतना एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ पर करने वाला हूँ। फैमिली इनहेरिटेंस का इंडोमेट्रियल कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तीन मेनली फैक्टर्स है इसमें। फर्स्ट आता है एनपीसीसी जीन यानी लिंच टू सिंड्रोम, जबकि 60 to 70% चांसेस है वो होगा तो इंडोमेट्रियल कैंसर होने के। उसमें 2 जीन होते हैं, EMLH1 एंड EMSH2 जीन, जो कि म्यूटेट होने के कारण लिंच टू सिंड्रोम हो सकता है। फिर है लिंच टू सिंड्रोम दोस्तों मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ कोलन कैंसर, और सेकंड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ इंडोमेट्रियल कैंसर। ओके, फिर है सेकंड फैक्टर जो कि BRCA1 एंड BRCA2 जीन, जो कि हमने ब्रेस्ट कैंसर में पढ़े। सो BRCA1 BRCA2 मोस्ट कॉमनली दे आर एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट कैंसर, बट दे आर आल्सो एसोसिएटेड विथ इंडोमेट्रियल कैंसर। फिर आता है कॉर्डन सिंड्रोम, जब मैं आपको इंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया पढ़ाऊंगा तब मैं कॉर्डन सिंड्रोम पर बताऊंगा। कॉर्डन सिंड्रोम यानी P10 जीन का म्यूटेशन होता है, और वो भी 20 to 30% चांसेस है कि वो भी उसमें भी इंडोमेट्रियल कैंसर होने की। तो दोस्तों ये तो हो गए कॉजेटिव फैक्टर्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर जो कि इंडोमेट्रियल कैंसर होने के से प्रिवेंट हमें करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज। जब मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको उस टाइम ओबेसिटी पढ़ाया था। तो जब कोई पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो इसका वेट कम होगा, ओबेसिटी कम रहेगी, और जितना ज़्यादा ओबेसिटी कम रहेगी उतना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में कम होगा, और एडिपोज टिश्यू जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एंड्रोजन टू ईस्ट्रोजन जो कि डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है कम होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज एक दोस्तों एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर आता है स्मोकिंग। मेडिसिन और सर्जरी अब बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें स्मोकिंग एक कॉजेटिव एजेंट है, लेकिन इंडोमेट्रियल कैंसर में प्रोटेक्टिव है। क्यों है? एक इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या करता है कि एरोमेटेज को इनहिबिट करता है, वो एंजाइम है जो कि एंड्रोजन टू ईस्ट्रोजन जो कन्वर्जन होता है उसमें हेल्प करता है। उसको इनहिबिट करने के कारण वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम करता है। ओके, तो स्मोकिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है यहाँ पर। फिर आता है मल्टीपैरेटी एंड प्रेगनेंसी। जैसे नलीपैरेटी रिस्क फैक्टर है वैसे मल्टीपैरेटी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। जितना ज्यादा प्रेगनेंसी, जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड्स, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन आ गया इंडोमेट्रियल कैंसर। फिर है प्रेगनेंसी से ओसीपी। ओसीपी यानी हम बाहर से एक्सोजिनस लो क्वांटिटी में या लो लेवल्स में हम ईस्ट्रोजन देते हैं, जिसके कारण जो कि इंडोजिनस प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन है वो इनहिबिट होता है। तो ओसीपी भी क्या करते हैं कि इंडोजिनस ईस्ट्रोजन लेवल का कम करते हैं, तो ओसीपी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर से। और लास्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर है वो कम होगा। फिर हम मैं दोस्तों आपको कुछ टाइप्स है इस इंडोमेट्रियल कैंसर के, मैं आपको दिखाना है मुझे आपको। ओके, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप्स है इंडोमेट्रियल कैंसर के। वैसे तो हम बहुत सारे फैक्टर्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं इंडोमेट्रियल कैंसर को। जैसे ग्रेड है, ग्रेडिंग में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो मैं आपको बताऊंगा। ग्रेड 1 क्या होता है? तो ग्रेड 1 में वेल उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ग्रेड 2 में बैड सॉरी मॉडरेट उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और ग्रेड 3 में पुअर डिफ्रेंशिएशन होता है। उसके बेसिस पे हमने वो ग्रेड पे बेसिस है। यहाँ पर है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 क्या है? तो दो टाइप के इंडोमेट्रियल कैंसर है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि एस्ट्रोजन कॉजेटिव एजेंट होता है टाइप 1 इंडोमेट्रियल कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कि अनअपोज एस्ट्रोजन होता है, जो कि मैंने पिछले आपको बताया था। लेकिन टाइप 2 में ना अनअपोज एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिलेशन कोई नहीं होता, अब्सेंट होता है। दूसरा है कि एक स्लो ग्रोइंग में, जैसे बेनाइन की तरह। सेकंड जो रैपिड है ना, सॉरी जो सेकंड टाइप का है उसमें रैपिड ग्रोथ होती है, वो एक मैलिग्नेंट होता है। फिर टाइप 1 में प्रीकर्सर लेजन होते हैं, लेजर हाइपरप्लेजिया से एसोसिएशन है। टाइप 2 कोई एसोसिएशन नहीं है, डायरेक्टली वो इंट्राइपिथेलियल कार्सिनोमा होता है। हिस्टोलॉजी में इंडोमेट्रियड होता है। टाइप 2 सीरस क्लियर सेल जैसा होता है। ग्रेड टाइप 1 लो ग्रेड होते हैं, यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 होते हैं, और टाइप 2 हाई ग्रेड होते हैं, यानी ग्रेड 3 होते हैं। डेप्थ ऑफ इन्वेजन इजली सुपरफिशियल होता है टाइप 1, क्योंकि बेनाइन जैसा है। टाइप 2 मैलिग्नेंट जैसा है, तो ये डीप इन्वेजन करता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एसोसिएशन होते हैं टाइप 1 की, वो एसोसिएट होता है P10 एंड क्रैश जीन से। और टाइप 2 जो कि हाईली मैलिग्नेंट कंडीशन से एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है P3 म्यूटेशन, उसके साथ उसका एसोसिएशन होता है। तो ये तो दोस्तों टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 एसोसिएटेड विथ एस्ट्रोजन, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, ग्रोथ स्लो है, ग्रेड लो ग्रेड से एसोसिएशन होता है, और डेप्थ ऑफ इन्वेजन सुपरफिशियल होता है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स P10 क्रॉस से एसोसिएशन होती है। और टाइप 2 इससे पूरा अपोजिट है। ओके, फिर हम देखेंगे उसके इन्वेस्टिगेशंस।
मिनट। ओके, तो हम देखेंगे उसके इन्वेस्टिगेशंस में दोस्तों, फर्स्ट कोई भी लेडी जब आती है एंडोमेट्रियल कैंसर के सिम्टम्स लेके, लाइक कौन से सिम्टम्स होंगे, लाइक आप नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, यानी इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी। मोस्ट कॉमनली जो होती है वो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो जब ऐसी कोई लेडी आती है, फीमेल आती है, तब हम फर्स्ट इनिशिएशन करते हैं वो होता है TVS, यानी ट्रांसवाजाइनल स्कैन। जब हम ट्रांसवाजाइनल स्कैन करते हैं और हमें वहां पर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ उस लेडी में जो इंडोमेट्रियल थिकनेस हो मोर देन 5 मिलीमीटर हो अकॉर्डिंग टू फिगो, और ये सी हो जो कि अकॉर्डिंग टू मोर देन 4 मिलीमीटर हो, तब वो एक इंडिकेशन होता है इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करने का। इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग यानी क्या? इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के दो टेक्निक्स है, या तो इंडोमेट्रियल बायोप्सी या इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, क्यों? क्योंकि वो लेस पेनफुल होता है, थोड़ा सा ईजी होता है। ओके, तो इंडोमेट्रियल बायोप्सी और इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में डिफरेंस क्या है? पहले तो उसको लेस पेनफुल है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं, इंडोमेट्रियल बायोप्सी में यूज करते हैं इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट, और इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में यूज करते हैं कार्बन कैनुला और पैपेल। जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कार्बन कैनुला क्या है, ये पाइपेल क्या है, जो कि हम पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं पाइपेल। तो इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग और हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी दोनों चीज़ें अलग चीज़ है। तो आप इमेजिन करिए कि जब हमारे इंडोमेट्रियम जब वो थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी, या तो एक लोकलाइज होगी या यूनिफॉर्मली थिक होगा। तो दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। जब यूनिफॉर्मली थिक होगा तो हम एक इंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, और यानी इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। और जब लोकलाइज थिकनेस हो तो हम हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, समझे? यूनिफॉर्मली थिक होगा तो बायोप्सी करेंगे या सैम्पलिंग करेंगे, और जो लोकलाइज थिंकिंग होगी तो हम हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। ओके, फिर आता है अदर इन्वेस्टिगेशंस, सॉरी, इंडिकेशन ऑफ इंडोमेट्रियल बायोप्सी। क्या क्या इंडिकेशंस है जब कि हमें बायोप्सी करनी होती है? फर्स्ट है, जब कि कोई पोस्ट मेनोपॉजल लेडी आती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ, तब हम क्या करते हैं? तो इंडिकेशन से दोस्तों पहला इंडिकेशन है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग विथ इंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर। जब कोई लेडी आती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ, तो उसकी थिकनेस जब 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो एक इंडिकेशन है बायोप्सी करने का। सेकंड है, वो लेडी मोर देन 45 ईयर्स है और प्रेजेंट हुई है abnormal यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ, तो रिस्पेक्ट ऑफ थिकनेस उसकी डायरेक्टली हमें क्या करनी है? यूबी के साथ बायोप्सी करनी है। और लास्ट से रिप्रोडक्टिव एज और जो कि पेरीमेनोपॉजल लेडीज होते हैं, उनमें बायोप्सी हमने जब TVS किया और उसकी थिकनेस आएगी मोर देन 12 मिलीमीटर, वो एक इंडिकेशन है बायोप्सी करने का। तो पहला क्या था TVS पे? मोर देन 4 मिलीमीटर फॉर द पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पेरीमेनोपॉजल हो मोर देन 45 ईयर्स, डायरेक्टली हम करने की रिस्पेक्ट ऑफ द थिकनेस, और रिप्रोडक्टिव एज में थिकनेस मोर देन 12 मिलीमीटर। ओके, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इंडोमेट्रियल कैंसर में वो है फ्रिक्शनल क्यूरेटेज। फ्रैक्शनल क्यूरेटेज यानी एक ओटी प्रोसीजर है, जो कि हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों यूट्रस को डिफरेंट फ्रैक्शंस में, और फिर उस फ्रैक्शन से अलग से हम क्यूरेट लेते हैं, क्यूरेटिंग करते हैं और सैंपल लेते हैं। यानी यूट्रस को डिफरेंट हमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, और हर एक फ्रैक्शन से अलग से हमें सैंपल लेना है, और एक क्या बोलते हैं कि हर एक सेपरेट बॉटल में उसको कलेक्ट करना है। ओके, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, और एक ओटी प्रोसीजर है, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है फॉर द इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कि फ्रैक्शनल क्यूरेटाज इज बेटर देन द डायलिसिस एंड क्यूरेटाज। इंडिकेशंस क्या क्या है फ्रैक्शनल क्यूरेटेज के लिए आफ्टर इंडोमेट्रियल बायोप्सी? फर्स्ट है, इंडोमेट्रियल बायोप्सी का रिपोर्ट आ जाए एज अ टिश्यू सैंपल इज इनएडिक्वेट, तब हमें करना है। या इंडोमेट्रियल बायोप्सी से हाइपरप्लेजिया अर्टिपिया, तब भी हमें करना है, जो कि प्रीमेलिग्नेंट कंडीशन है। और इंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट इज नॉर्मल बट पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड, तब भी हमें तब तो एक इंडिकेशन इंडोमेट्रियल फ्रैक्शनल क्यूरेटेज के लिए। ओके, फिर हम देखें कि अदर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं हम।
अदर इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों हम कर सकते हैं, जैसे कि पैप्समियर है, जो कि ऑल पेशेंट में हमें करना चाहिए। कॉमनली उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वाइकल कैंसर में, लेकिन जो इंडोमेट्रियल कैंसर है उनमें भी हमें करना चाहिए। और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट हुआ हो तो उसे हमें फिक्स 100% करना ही करना है। ये हमारा क्यों करना है, तो ये हमारा, तो जब हम सर्जरी करते हैं तब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है डायग्नोसिस से ज़्यादा, कि मायोमेटल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, या लो रिटर्न सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, मेटास्टेसिस है, या सर्विस इन्वॉल्व है कि नहीं, सर्विस से बियॉन्ड मेटास्टेसिस हुआ कि नहीं, पेल्विक एरिया या लिम्फ नोड्स है वहाँ पर मेटास्टेसिस हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए हम एमआरआई करते हैं। सीटी भी कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, पेल्विक एरिया, लिम्फ नोड्स या मेटास्टेसिस के लिए। मोस्ट कॉमन रूट कैन स्प्रेड का डायरेक्ट स्प्रेड, मोस्ट कॉमन साइट कौन से इन्वेजन की, वो लंग्स थ्रू द हिमेटोनियस स्प्रेड से। ओके, और सीरियस जो वैरायटी का जो कैंसर होता है उसमें ट्रांसपेरिटोनियस स्प्रेड होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें डायरेक्टली ओमेंटोटॉमी करनी पड़ती है आफ्टर ड्यूरिंग द सर्जरी। CA-125 लेवल्स रेज होते हैं इन द सीरियस वैरायटी ऑफ कैंसर्स में। फिर हम करते हैं स्टेजिंग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों स्टेजिंग, एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू और एज फाइनल एग्जाम के लिए भी। फिगर स्टेजिंग इज यूज इन इंडोमेट्रियल कैंसर फॉर द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। फर्स्ट स्टेज क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज यानी कैंसर लिमिटेड टू यूट्रस है। जब कैंसर जब लिमिटेड हो फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में यूट्रस के लिए, तब हम उसके स्टेज 1। जब लेस देन 50% मायोमेट्रियम इन्वॉल्व हो तो हम करते हैं स्टेज 1 ये, और स्टेज 1B जब मोर देन 50% इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट हो तो हम उसमें करते हैं स्टेज 1B। स्टेज 2 यानी सर्विस को लिमिटेड हो, यानी सर्विस के स्टोमा और ग्लैंड्स को, तब हम उसे कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 3 यानी जब कैंसर स्प्रेड्स बियॉन्ड द सर्विस हो, तब वो 3 है। अब दो टर्म है एडेनिक्सा पैरामेट्रियम, जब ट्यूब्स एंड ओवरी इन्वॉल्वमेंट हो तो एडेनिक्सा कहते हैं, और जब लिगामेंट जो सराउंडिंग यूट्रस हो वो इन्वॉल्व हो तो हम पैरामेट्रियम करते हैं। चलिए स्टेज 3 ये क्या होता है, जब वो सिरोसा और एडेनोसा इन्वॉल्व करते हैं। सिरोसा एंड यूट्रस की सबसे लास्ट लेयर जो होती है उसे हम सिरोसा कहते हैं। एडेनिक्सा या सिरोसा को इन्वॉल्व किया तो हम कैंसर की स्टेज ये स्टेज 3 ये कहते हैं। कैंसर की स्टेज 3B यानी फजना या पेरी पैरामेट्रियम को इन्वॉल्व किया तो हम 3B कहते हैं। 3C जब लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, उसमें लिम्फ नोड्स जो पेलिक लिम्फ नोड्स है उन्हें इन्वॉल्व किया तो होते C1A, और पैराओटिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व किए तो 3C2 कहते हैं हम, यानी C2 कहते हैं, और स्टेज 3C2 कहते हैं। ओके, फिर आता है स्टेज 4 जिसको कि मेटास्टेसिस होता है, जो कि रीजनल मेटास्टेसिस हो गया तो हमें उसे हम स्टेज 4A कहते हैं, जो कि ब्लैडर और बॉवेल का होता है। स्टेज 4B यानी डिस्टेंस मेटास्टेसिस, जैसे लंग्स हो गए या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व किए तो हम कहते हैं स्टेज 4B। तो पहले से हम समझते हैं स्टेज 1 यानी यूट्रस को, स्टेज 2 यानी सर्विस लिमिटेड है, स्टेज 3 बियॉन्ड सर्विस है, जैसे कि ओवरी है, ट्यूब से, लिगामेंट से, या की वजन है, पैरामेट्रियम है, या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेज 3 है। स्टेज 4 यानी मेटास्टेसिस, ओके, उसे हम कहते हैं स्टेज 4 ऑफ इंडोमेट्रियल कैंसर। फिर दोस्तों जो कैंसर सर्विस होता है, ओवरी होता है या एंडोमेट्रियम होता है, जब इनवायरल लिम्फ नोड्स पर इन्वॉल्व होते हैं तब हर किसी को हम स्टेज 4 भी कहते हैं, वो कॉमन है सब में। तो फिर आती है सर्जिकल स्टेजिंग। सर्जिकल स्टेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के ड्यूरिंग जो जो पार्ट्स निकालें उसके लिए उसका एक मेन रोल होता है। स्टेप्स क्या है सर्जरी के, पहले हम एमआरआई करते हैं, एमआरआई में जानते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट है। फिर करते हैं हम TH प्लस BSO यानी ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलैटरल साल्पिंगो ओपेरेक्टोमी, वो करते हैं। लेकिन वो तभी करते हैं जबकि वो स्टेज 1 हो। जब सर्विस या बियॉन्ड सर्विस के सेक्टर इन्वॉल्व हो तो हम वर्किंग हिस्टेक्टोमी करते हैं, जिसे कि हम टाइप 2 या मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी कहते हैं, जो कि आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि हिस्टेक्टोमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। या स्टेज 3 या 4 हो यानी बियॉन्ड सर्विक्स या इनवाइनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट या मेटास्टेसिस हो तब हम डीबल्किंग सर्जरी कहते हैं। ओके, तो स्टेज 1 हो तो TH एंड BSO करते हैं, स्टेज 2 हो तो वर्किंग हिस्टेक्टोमी करते हैं या मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी करते हैं, और 3 और 4 इन्वॉल्वमेंट हो तो हम डीबल्किंग सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम करते हैं लिम्फ नोड डायसेक्शन, और लास्ट में करते हैं इंफ्राकोलिक ओमेटोटॉमी।
मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीरियस टाइप का कैंसर होता है वो रेटिनोमा का इन्वॉल्वमेंट करता है, उसे हम इंफ्राकोलिक ओमेंटोक्टोमी करने की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट है लिम्फ नोड डाइसेक्शन। लिम्फ नोड डाइसेक्शन हम कब करते हैं, उसका एक बेसिक रूल्स है। जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसमें हमें पता चलता है कि टाइप 1 ट्यूमर है, और एमआरआई में रिपोर्ट में पता चलता है कि मायोमेट्रियम का लेस देन 15% इन्वॉल्वमेंट है, तब हम क्या करते हैं, और उसकी साइज भी लेस देन 2 सेंटीमीटर है। पहले तो टाइप 1 ट्यूमर है, एमआरआई में पता चला कि लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट है मायोमेट्रियम की, और उसकी साइज भी लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तब हमें कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती, कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर जब हमें पता चलता है साइज सॉरी इन्वॉल्वमेंट तो लेस देन 50% है, लेकिन ट्यूमर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है, तब हम पेल्विक लिम्फ नोड का डायसेक्शन करते हैं, सिर्फ पेल्विक लिम्फ नोड का। फिर टाइप 1 ट्यूमर लेकिन मायोमेट्रियम की इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50% है, तब हम इरिस्पेक्ट ऑफ साइज डायरेक्टली पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन करते हैं। फिर दोस्तों इफ ट्यूमर इज एक्साइट्राइन, वो भी हम पेल्विक और पैराओटिक लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन करते हैं, जैसे कि सर्विक्स वजन को इन्वॉल्वमेंट हो गई तो। और टाइप 2 ट्यूमर्स कोई भी हो, उसका कोई भी ग्रेड हो, कितना भी मेटास्टेसिस हो, उसमें हम डायरेक्टली करते हैं दोस्तों पेल्विक और ऑर्टिक लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन, क्योंकि एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, उसमें डायरेक्टली होना ही होने वाला है मेटास्टेसिस, इसलिए हम डायरेक्टली उसका पेल्विक या ऑर्टिक लिम्फ नोड्स डायसेक्शन करते हैं। फिर एक बार आपको बता देता हूँ, टाइप 1 ट्यूमर में स्टेज 3 या 4 हो तो डायरेक्टली हम पेल्विक और पैराओटिक लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन करते हैं। फिर प्रॉब्लम जब आता है जब लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट हो और साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, तब हमें कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो तभी हमें पेल्विक लिम्फ नोड्स का डायसेक्शन करना है, और जब इन्वॉल्वमेंट मोर देन 50% हो तब डायरेक्टली पेल्विक और पैराओटिक लिम्फ नोड्स का डिसेक्शन करना है। और उसके आगे जब कोई भी यूट्रस से बियॉन्ड इन्वॉल्वमेंट हो तो डायरेक्टली पूरे लिम्फ नोड्स को हमें डायसेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमें पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी क्या करनी है। हमने सर्जरी तो कर ली, लिम्फ नोड्स भी निकाल लिए, अब हमें करनी है पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी। पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी में दोस्तों दो चीज़ें, एक तो रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी दोस्तों हम हर जगह करते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट टू चीज़ें हैं, टू कंडीशन हैं। फर्स्ट यानी स्टेज 1A टाइप 1, स्टेज 1A और टाइप 1 ट्यूमर हो, यानी ट्यूमर का स्टेज जो है वो 1 है, यानी वो इन्वॉल्व सिर्फ मायोमेट्रियम को, यूट्रस को ही, और 1A मीन्स सिर्फ लेस देन 50% मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है, और टाइप 1 ट्यूमर यानी वो एडेनोकार्सिनोमा है, यानी उतना ज़्यादा एग्रेसिव है, स्लो ग्रोइंग है, उसमें हम पोस्ट ऑपरेटिवली रेडियोथेरेपी यूज नहीं करते। क्या हुआ, स्टेज 1 यानी सिर्फ यूट्रस इन्वॉल्वमेंट है, ए यानी लेस देन 50% मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट है, टाइप 1 ट्यूमर यानी एडेनोकार्सिनोमा जैसी कंडीशन है, यानी स्लो ग्रोइंग है, जितना ज़्यादा बेनाइन कंडीशन है, ओके। तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली हम रेडियोथेरेपी यूज नहीं करते। और एक कंडीशन जिसमें कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर हो, उसमें दोस्तों हम रेडियोथेरेपी यूज नहीं करते, उसमें डायरेक्टली हम केमोथेरेपी यूज करते हैं। केमोथेरेपी एजेंट होते हैं दोस्तों पैक्लिटैक्सेल, कार्बोप्लाटिन या सिस्प्लास्टिन, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में स्टेज 1A टाइप 1 ट्यूमर और स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में हम रेडियोथेरेपी यूज नहीं करते, बाकी जो सारी कंडीशन है उसमें हम डायरेक्टली रेडियोथेरेपी यूज करते। फिर है दोस्तों उसकी स्टेजिंग, मैं आपको सारा बताऊंगा कि स्टेजेस, सर्जरी, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी कैसे देना है। ये इस टेबल के यूज करके मैं आपको पूरा एक जो हमने लास्ट 3 या 4 पेजेस में पढ़ा था मैंने, वो आपको मैं इस टेबल के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो चलिए, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 1A एंड ग्रेड 1 एंड 2, तो उसमें डायरेक्टली हम सर्जरी करते हैं, जो कि ट्रांसएब्डोमिनल सर्जरी होते हैं और BSO करते हैं, ओके। लिम्फ नोड जब लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, तो मैंने आपको पहले बताया कोई भी लिम्फ नोड को इंटरेक्शन नहीं करना है। साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो तो हमें पेल्विक लिम्फ नोड सिर्फ निकालने हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी की रेडियोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको लास्ट पेज में बताया था। स्टेज 1A ग्रेड 3 यानी मोर देन लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ग्रेड 3 है यानी पुअर डिफरेंशिएशन है, तब भी हमें ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करनी है और बायलैटरल सैल्पिंग ओपेरेक्टोमी करनी है। लेकिन साइज दोस्तों जरूर उसकी कम होगी, लेकिन एक टाइप 2 ट्यूमर है, ग्रेड 3 यानी टाइप 2 ट्यूमर्स, ग्रेड 1 एंड 2 यानी टाइप 1 ट्यूमर्स, तो हमें उसमें भी दोनों भी लिम्फ नोड्स निकालने हैं, और ग्रेड 3 हो इसके कारण हमें रेडियोथेरेपी करनी है।
अब स्टेज 1B, उसमें भी हम स्टेज यूट्राइन इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ, इसलिए हम सिर्फ TH प्लस BSO करते हैं और पेल्विक और ऑर्टिक लिम्फ नोड्स निकालते क्योंकि स्टेज 4B है, सॉरी स्टेज 1B है, क्योंकि उसमें मोर देन 50% मायोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट है। सॉरी थोड़ा सा इतना मुझे उसमें प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा इस वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। तो स्टेज 1B में मोर देन 50% इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम डायरेक्टली रेडियोथेरेपी करते हैं, आप लास्ट पेज में भी देख सकते हैं। स्टेज 2 यानी मोर अब यूट्रस से आगे निकल चुकी है जो मेटास्टेसिस है, तो उसमें हम वर्टिम्स हिस्टेक्टोमी करते हैं, जो कि टाइप 2 या रेडिकल मॉडिफाइड हिस्टेक्टोमी होती है। फिर होता है उसमें हम लिम्फ नोड्स डायरेक्टली स्टेज 2 का है, मैंने आपको बताया कि स्टेज 2 होगा तो हमें डायरेक्टली पेल्विक या पैराओटिक लिम्फ नोड दोनों को भी निकालना है और उसमें रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। स्टेज 3 और 4 ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उन्होंने की होती है, सर्विक्स, वजाना या वो ट्यूब्स, तो उसमें हम और लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हमें डायरेक्टली डिबल्किंग सर्जरी करनी है और दोनों लिम्फ नोड्स निकालने हैं, पेल्विक और पैराओटिक लिम्फ नोड्स। एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी में हमें केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करनी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कि पूरा एंडोमेट्रियल कैंसर पढ़ने की वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों एक टॉपिक है, इतना उससे टाइम लेना मुझे जरूरी था आपको समझाने के लिए। ये मेरे शुरुआत वीडियो, इसलिए मैं थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट हो रहा हूँ, मेरी बात करने में थोड़ा उसमें उतना ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं इसके आगे मैं प्रैक्टिस करूँगा, आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे आपको हेल्प करने के लिए ऐसे हर एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। और कोई टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।